हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। ये चैप्टर 12 है, क्लास 11 का। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा हमारा पिछला चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो कि चैप्टर 11 है, उसके वीडियोज़ आ गए हैं, वो भी आप देख सकते हो। बच्चों, हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर नाइट्रोजन कितनी ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है। आप वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर सोचो और उसके बाद कमेंट में इसका आंसर लिख दो। चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट होकर के फिक्स हो जाता है सॉइल के अंदर, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर अमोनिया कन्वर्जन होता है सॉइल के अंदर नाइट्रेट की फॉर्म में, उसको बोलेंगे हम निट्रीफिकेशन। सेकंड निट्रीफिकेशन हो गया। थर्ड होगा डीनिट्रीफिकेशन। जो सॉइल में नाइट्रोजन है अगर वो वापस से एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाए उसे बोलेंगे हम डीनिट्रीफिकेशन। और फोर्थ होती है बच्चों, जो बायोमास में नाइट्रोजन होती है प्लांट या एनिमल के बायोमास में, वापस से कन्वर्ट होकर सॉइल में एंटर कर जाए NH3 की फॉर्म में, उसे बोलेंगे अमोनिफिकेशन। तो यहाँ पे बच्चों नाइट्रोजन की मेनली आपको 4 ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलती है, निट्रिफिकेशन, डीनिट्रिफिकेशन एंड फोर्थ वन इज अमोनिफिकेशन। ये इसका आंसर होगा। अब बच्चों हम यहाँ पे लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जब पढ़ा था, हमने फिक्सेशन के बारे में भी पढ़ लिया था। और हमने जो फिक्सेशन पढ़ी थी वो थी बायोलॉजिकल और फिजिको केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आज हम दूसरी टाइप की नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक और डिस्कशन रहेगा बच्चों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या यहाँ पे NCERT में गिवन और क्या हमें समझना है। Very few living organisms can utilize nitrogen in the form N2 available abundantly in the air। कह रहा है कि केवल बहुत कम ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि नाइट्रोजन को डायरेक्टली N2 की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, अवेलेबल अबंडेंटली इन द एयर। आपको पता है कि एयर में 78% तक नाइट्रोजन होती है, तो इसलिए अबंडेंटली अवेलेबल है। बट वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्टली N2 की फॉर्म में यूज़ कर पाते हैं, नहीं तो बाकी जितने ऑर्गेनिज्म है वो उसको अल्टरनेट फॉर्म में ही यूज़ कर पाते हैं। तो बहुत ही कम है जो कि डायरेक्टली N2 की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ, और इसमें से भी केवल फ्यू सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, और वो उनके अंदर कैपेसिटी के नाइट्रोजन को फिक्स कर लें, नाइट्रोजन को फिक्स कर लें, उसको कन्वर्ट करके किसी अदर फॉर्म में रख लें। तो ये कैपेसिटी भी बच्चों बहुत कम सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीसीज के पास ही है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि जब भी N2 का कन्वर्जन बच्चों, जब भी N2 रिडक्शन, N2 किस फॉर्म में, यहाँ पे अमोनिया की फॉर्म में होता है, उसे क्या बोलते हैं आप, फिक्सेशन। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, फिक्सेशन। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया तो आप समझ जाओ इसे बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर नॉन लिविंग फॉर्म में हो रहा है तो उसे बोलेंगे एबायोलॉजिकल और फिजिको केमिकल। और यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया, इसका मतलब समझ जाओ बच्चों ये क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसी की डेफिनेशन होगी, द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है बच्चों, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये डेफिनेशन होगी, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको फिक्स करेंगे, कन्वर्ट करेंगे N2 से NH3 की फॉर्म में, इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एंजाइम, यहाँ पे एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजिनेज, विच इज़ कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स में नहीं मिलता बच्चों। यहाँ पे जो नाइट्रोजन एंजाइम की ज़रूरत है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स में ही मिलता है, ये यूकैरियोट्स में नहीं होता है। तो इसलिए प्रोकैरियोट्स ही N2 को जो है अमोनिया की फॉर्म में फिक्स कर सकते हैं, यूकैरियोट्स नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए बच्चों प्रोकैरियोट्स की ज़रूरत होती है नेचर के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे ये कैपेसिटी एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोट्स के पास है, वो भी सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीसीज सबके पास नहीं है प्रोकैरियोट्स में भी। सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सर। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। इन माइक्रोब्स को बोलेंगे नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले। ठीक है,
रिएक्शन याद रखना, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन का नाइट्रोजनस एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे रिडक्शन हो गया और NH3 अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये नाइट्रोजन फिक्सर जो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक स्पीसीज हैं उनके अंदर एंजाइम नाइट्रोजिनेज है जो कि कन्वर्ट करता है N2 को NH3 की फॉर्म में। इसी को बोलते हैं बच्चों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आगे देखो, द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। ये दो मोड में मिल सकते हैं। फ्री लिविंग हो सकते हैं, मतलब किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है, अकेले रहते हैं सॉइल के अंदर, या सिम्बायोटिक किसी की प्लांट के साथ में या किसी और के साथ में अटैच है तो उसे बोलेंगे सिम्बायोटिक। तो ये दोनों तरह से मिलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बच्चों, फ्री लिविंग भी मिलते हैं और सिम्बायोटिक भी। एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे गिवन है ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब आर एस्टोबैक्टर। कैसे फ्री लिविंग है और एरोबिक हैं, कैसे फ्री लिविंग हैं और एरोबिक हैं, ठीक है। और एस्टोबैक्टर एंड बिजर्निकिया, एस्टोबैक्टर एंड बिजर्निकिया, वाइल रोडोस्पिरिलम इज एनारोबिक एंड फ्री लिविंग। और यहाँ पे है तो ये भी फ्री लिविंग बट कैसा है, एनारोबिक। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया रोडोस्पिरिलम। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने दोनों तरह के दिखाए हैं। सबसे पहले मैंने एक कैटेगरी लिखी है जिसमें मैंने फ्री लिविंग बताए हैं या नॉन सिम्बायोटिक, और इसमें यूबैक्टीरिया एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है। यूबैक्टीरिया में भी एरोबिक वाले कौन से हो गए, यहाँ पे एस्टोबैक्टर हो गया और बिजर्निकिया। दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, यूबैक्टीरिया में भी एरोबिक वाले एस्टोबैक्टर एंड बिजर्निकिया। और इसके बाद में एनारोबिक का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बच्चों रोडोस्पिरिलम दिया है जो कि फ्री लिविंग तो है बट कैसा है, एनारोबिक, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव करता है, इसको रोडोस्पिरिलम, ठीक है। और एरोबिक का एग्जाम्पल जो कि ऑक्सीजन चाहिए जिनको एस्टोबैक्टर एंड बिजर्निकिया, ये कैसे हैं, यूबैक्टीरिया, ठीक है। इन एडिशन यहाँ पे इसके अलावा ए नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया सच एज एनाबिना नोस्टोक आर आल्सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। ये भी क्या है, यहाँ पे फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया का भी एग्जांपल आपको बताया गया है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बोलते हैं हम साइनोबैक्टीरिया को, BGA मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बच्चों कौन है, यहाँ पे नोस्टोक है और एनाबिना। कौन है, नोस्टोक और एनाबिना, दो के एग्जाम्पल यहाँ पे NCERT में ऑलरेडी गिवन है। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, और एग्जाम्पल भी ऑसिलेट्रिया एंड ओलोसिरा, ठीक है। ओलोसिरा ये किस में मिलते हैं बच्चों, पैडी के फील्ड में। ये किस में मिलेंगे, आपको याद रखना, ऑसिलेट्रिया एंड एलोसिरा ये किस में मिलते हैं बच्चों, ये पैडी फील्ड्स में यूज होते हैं। कैसे हैं, ये साइनोबैक्टीरिया हैं, फ्री लिविंग है। कैसे हैं, साइनोबैक्टीरिया और फ्री लिविंग। वहाँ पे अगर ये ज़्यादा रहेंगे तो ये वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन भी सोइल में ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगी तो सोइल में पैडी को फ़ायदा मिलेगा क्योंकि उसको इजीली अवेलेबल हो जाएगी नाइट्रोजन वहाँ एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसलिए पैडी फील्ड्स में बच्चों ऑसिलेट्रिया और यहाँ पे एलोसिरा दो माइक्रोब्स जिनका यहाँ पे यूज़ किया जाता है, फ्री लिविंग फॉर्म में होते हैं। और ये साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल हैं, कौन से, एसोलेट्रिया एंड एलोसिरा, ये पैडी फील्ड्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे स्लेंड्रोस्पर्मम एक और है जो कि शुगर केन और मेज के फील्ड में, कहाँ पे यूज़ करते हैं बच्चों, शुगर केन और मेज के फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है स्लेंड्रोस्पर्मम। तो यहाँ पे एज ए नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए हम इन माइक्रोब्स को सोइल में वहाँ पे डालते हैं स्लेंड्रोस्पर्मम को, किसके, शुगर केन और मेज फील्ड में इनका यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चों। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने, एग्जाम में ये एग्जाम्पल आ सकते हैं एज इट इज़, आपको याद करने हैं कि फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक में कौन से हैं। आपको यूबैक्टीरिया एग्जाम्पल कौन से, एरोबिक एग्जाम्पल पूछेंगे तो एस्टोबैक्टर एंड बिजर्निकिया, और यहाँ पे एनारोबिक का पूछेंगे तो रोडोस्पिरिलम, और साइनोबैक्टीरिया में अगर पूछा जाएगा आपसे तो आपको बताना नोस्टोक एनाबिना, और साथ में ऑसिलेट्रिया एंड एलोसिरा जो कि पैडी फील्ड में, एंड स्लेंड्रोस्पर्मम शुगर केन एंड मेज फील्ड में। अब एग्जाम्पल आते हैं बच्चों बायोलॉजिकल, किसके, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें सिम्बायोटिक के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेवरल टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एसोसिएशंस आर नोन, डिफरेंट टाइप्स की आपको यहाँ जानने को मिलती हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक के अंदर भी द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग दैम इज द लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप, और इसमें आपको सबसे कॉमन जो कौन सी मिलती है बच्चों, लेग्यूम और बैक्टीरिया। लेग्यूम प्लांट का नाम है, ठीक है, जो हमारी दाल होती है वहाँ ग्रो करते हैं हम, लेग्यूम्स दाल को ही बोलते हैं, और बैक्टीरिया जो वहाँ पे सोइल में होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे होती है बच्चों, सिम्बायोटिक, ये मोस्ट कॉमन है। इसके बारे में जानने से पहले हम देखो यहाँ पे मैंने सिम्बायोटिक के एग्जाम्पल भी दिए हैं आपको, सिम्बायोटिक के एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे सिम्बायोटिक के एग्जाम्पल में कौन से हैं सिम्बायोटिक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो इसमें यूबैक्टीरिया एग्जाम्पल दिया है मैंने, यूबैक्टीरिया में बच्चों कौन सा आता है, राइजोबियम। कौन सा एग्जाम्पल याद रखना है, राइजोबियम सबसे पहले, जो कि मोस्ट कॉमन है, हमारे सिलेबस के अंदर भी है।
और ब्रेडीराइजोबियम, इसके साथ में ब्रेडीराइजोबियम, दो नाम याद रखो, राइजोबियम एंड ब्रेडीराइजोबियम। यहाँ पे सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर कहाँ बनाते हैं, ये रूट्स में। ये कहाँ बनाते हैं बच्चों, रूट नोडुल्स बनाते हैं। नोडुल कहाँ बनाएंगे, रूट्स में। तो एंटर कहाँ करेंगे, रूट्स में, राइजोबियम एंड ब्रेडीराइजोबियम। इनका होस्ट प्लांट क्या होगा, लेगुमिनस प्लांट, मतलब दालों के अंदर, ठीक है, लेगुमिनस प्लांट के अंदर ये ऐसा करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारे एनसीईआरटी में गिवन है, वो आप दे सकते हो लेग्यूम का। दूसरा है बच्चों एजोराइजोबियम, इसी के अंदर यूबैक्टीरिया के अंदर सिम्बायोटिक में एजोराइजोबियम, ये स्टेम नोड्यूल्स बनाते हैं बच्चों। ये कहाँ बनाते हैं, स्टेम में, ये रूट में नहीं बनाते, कहाँ बनाते हैं, स्टेम नोड्यूल्स। कौन से, एजोराइजोबियम, नाम में रखना एजोराइजोबियम। और ये किन प्लांट्स में, होस्ट प्लांट में बनाते हैं, लेग्यूम, ये भी लेग्यूमिनस प्लांट में ही बनाते हैं। और एग्जांपल जैसे कि सेसपेनिया, प्लांट का नाम जैसे कि सेसपेनिया में, ये इसका एग्जांपल आप दे सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे एजोराइजोबियम स्टेम नोड्यूल्स बनाते हैं और लेग्यूमिनस प्लांट में बनाते हैं, जिसका एग्जाम्पल जैसे कि सेसपेनिया हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया, सेसपेनिया। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। सेकेंड, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज में भी आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, फ्रेंकिया, वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है फ्रेंकिया, ठीक है। एक्टिनोमाइसिटीज होता है ये, ठीक है, फिलामेंटस बैक्टीरिया जिन्हें बोलते हैं। और ये भी क्या है, रूट नोडुल्स ही बनाते हैं, राइजोबियम की तरह ये भी रूट नोडुल्स ही बनाते हैं। दोनों में सिमिलरिटी क्या होगी, ये दोनों ही रूट नोडुल्स बनाते हैं, राइजोबियम भी और फ्रेंकिया भी। बट ये किस में बनाएंगे बच्चों, नॉन लेग्यूमिनस में। डिफरेंस क्या हो गया, फ्रेंकिया जो होते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही रूट नोडुल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एलनस एंड कैसोरिना, दो एग्जाम्पल है, एलनस एंड कैसोरिना, ठीक है। तो यहाँ पे दो यहाँ एग्जाम्पल गिवन है जिनमें ये बनाते हैं होस्ट प्लांट में, एलनस और कैसोरिना, जो कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है। और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का नाम है फ्रेंकिया, और ये बनाएंगे रूट नोडुल्स राइजोबियम की तरह। तो यहाँ पे सिमिलरिटी तो होगी दोनों में, राइजोबियम फ्रेंकिया में, दोनों रूट नोडुल्स बनाते हैं। बट एक लेग्यूमिनस प्लांट में बनाता है राइजोबियम तो, और फ्रेंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखना, यहाँ पे एलनस और कैसोरिना नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। तो अभी तक आपने यहाँ पे दो एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपको पढ़ना है जो कि साइनोबैक्टीरिया का है, बीजीए का, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं बच्चों एनाबिना एजोली, यहाँ पे एनाबिना एजोली, ये किस प्लांट में बनाएंगे, एजोला, एजोला प्लांट। होस्ट प्लांट कौन होगा, एजोला। सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर कहाँ बनेगा, लीव्स के अंदर। कहाँ बनेगा बच्चों, लीव्स के अंदर। ये एक टेरिडोफाइट होता है, एजोला क्या है, एक टेरिडोफाइट है। तो इसके लीव्स में आपको देखने को मिलेगा एनाबिना एजोली का यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है यहाँ पे, ठीक है। एजोला प्लांट जो है वो टेरिडोफाइट है, उसके लीव्स में सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर बनता है। तो होस्ट प्लांट एजोला। एनाबिना साइकेडी, एनाबिना साइकेडी सेकेंड एग्जाम्पल, ये साइकस प्लांट में बनाता है। और कहाँ बनाएगा बच्चों, ये होस्ट प्लांट साइकस है, उसका सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर कहाँ बनता है, कोरोलॉइड रूट्स के अंदर। कहाँ बनता है बच्चों, कोरोलॉइड रूट्स के अंदर बनता है, ठीक है। सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरोलॉइड रूट्स। तो यहाँ पे भी रूट्स हैं, कैसे हैं, कोरोलॉइड रूट्स। और ये जिम्नोस्पर्म है, साइकस क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है बच्चों। तो ये जिम्नोस्पर्म है, यहाँ पे एग्जाम्पल के एनाबिना साइकेडी साइकस के अंदर। और कहाँ पे बनेगा, स्ट्रक्चर जो बनता है, सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर बनता है कोरोलॉइड रूट्स के अंदर, और ये एक जिम्नोस्पर्म है। थर्ड यहाँ पे बच्चों नोस्टॉक, नोस्टॉक कहाँ पे बनाता है बच्चों, नोस्टॉक एंथोसिरोस में। एंथोसिरोस में होस्ट प्लांट है, इसके सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर बनता है थैलस में, ठीक है, थैलस के अंदर बनता है। ये एक ब्रायोफाइट है, ये एक ब्रायोफाइट है, इसकी एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट है, इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर बनता है बच्चों वो थैलस के अंदर। और गुनेरा, गुनेरा क्या है बच्चों, यहाँ पे एंजियोस्पर्म है, और यहाँ पे सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर बनता है इसकी स्टेम के अंदर। किस में बनता है, स्टेम के अंदर, जब नोस्टॉक होते हैं, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया नोस्टॉक यहाँ प्लांट में कहाँ बनाता है बच्चों, ये स्टेम में बनाता है गुनेरा प्लांट के, ठीक है। तो गुनेरा क्या एंजियोस्पर्म है, और ये साथ में एंथोसिरोस में ही बनाता है थैलस के अंदर, जो कि एक ब्रायोफाइट है एंथोसिरोस। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, इनको बार बार पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, और ये इकोलॉजी में भी आएंगे आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं वहाँ पे भी अगर आप पढ़ोगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वहाँ भी दे सकते हो आप एग्जाम्पल। और साथ में आप यहाँ पे प्लांट फिजियो में तो आप पढ़ ही रहे हो जिसका, और साथ में डाइवर्सिटी जो होती है उसमें भी। तो इसलिए इनको कोरिलेट कर लोगे तो आपको इजीली ये याद भी हो जाएंगे। तो इसलिए बार बार रिपीट करने से सारे एग्जाम्पल याद हो जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेनली राइजोबियम याद रखना है, फ्रेंकिया दो जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिम्बायोटिक में दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने, कहाँ बनाते हैं, रूट्स के अंदर। आगे देखते हैं बच्चों, स्पीसीज ऑफ रोड शेप्ड राइजोबियम हैज सच रोड शेप्ड, ठीक है, कैसा शेप है, रोड शेप, हैज सच रिलेशनशिप विद द रूट्स ऑफ सेवरल लेग्यूम्स सच एज एल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिस, गार्डन पी, ठीक है। इन सब के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ब्रॉड बीन एंड क्लोवर बीन एटसेट्रा। ये सारी जो है लेग्यूमस प्लांट है, अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, इन सब में क्या होता है, राइजोबियम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। कैसा है बच्चों, राइजोबियम के बारे में पढ़ो, रोड शेप्ड। ये कैसा है, रोड शेप्ड। तो यहाँ पे राइजोबियम के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक कैसी हैं बच्चों, एक तो ये फ्री लिविंग होता है,
अगर ये प्लांट के साथ प्रेजेंट होगा सिम्बायोटिक होगा, अगर ये प्लांट के साथ प्रेजेंट नहीं है सोइल में तो फ्री लिविंग भी रह सकता है। तो कैसा है बच्चों राइजोबियम फ्री लिविंग। ये मत सोचना कि सिम्बायोटिक इसके लिए ज़रूरी है, ये फ्री लिविंग अकेला भी रह सकता है, अगर प्लांट वहाँ पे नहीं है तब भी ये सोइल में रह सकता है, तो ये फ्री लिविंग भी होता है। ठीक है, जब प्लांट के साथ आएगा तब सिम्बायोटिक बनेगा, अदरवाइज ये सिम्बायोटिक नहीं है। ग्राम नेगेटिव कैसा है बच्चों, ग्राम नेगेटिव। राइजोबियम कैसा है, ग्राम नेगेटिव। एरोबिक, इसको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, कैसा है एरोबिक। ग्राम नेगेटिव एरोबिक। और कैसा है मोटाइल, और कैसा है बच्चों मोटाइल, मतलब ये मूव कर सकता है। ठीक है, ये मूव कर सकता है। और शेप कैसा है इसका, रोड शेप। कैसा है रोड शेप, जैसे कि ये दिखाया हुआ यहाँ पे एक रोड की तरह। तो जब वो यहाँ पे आप सोइल में देखोगे तो इसका कल्चर करोगे तो आपको रोड शेप वहाँ पे बैक्टीरिया दिखाई देंगे, तो राइजोबियम होते हैं। राइजोबियम कैसे हैं बच्चों, फ्री लिविंग है। साथ में ये कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव। उसके अलावा बच्चों ये एरोबिक होते हैं, और ये मोटाइल होते हैं, और रॉड शेप्ड होते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। और राइजोबियम जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ बनाते हैं बच्चों, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ में बनाते हैं। जैसे एग्जांपल अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ठीक है, ब्रॉड बीन एंड क्लोवर बीन्स। द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट्स इज, मोस्ट कॉमन एसोसिएशन कहाँ पे बच्चों, रूट्स के साथ। प्लांट किस पार्ट के साथ सॉरी जो प्लांट किस पार्ट के साथ में ये रिलेशनशिप बनाते हैं, ये रूट्स के साथ में। कहाँ पे बनाते हैं बच्चों, रूट्स के साथ में। रूट जो होते हैं प्लांट की वहाँ पे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, क्योंकि ये सोइल में रहते हैं। तो ये सोइल में जो पार्ट आएगा प्लांट का वो कौन सा होगा, रूट ही होगा। तो रूट के साथ कॉन्टैक्ट में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं एज नोड्यूल्स, और वहाँ पे नोड्यूल्स की फॉर्म में जो है दिखते हैं। दीज नोड्यूल्स आर स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन, और ये नोड्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, ये रूट्स के ऊपर स्मॉल आउट ग्रोथ दिखती है। जब कभी यहाँ पे जो है मान लो लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो कर रहा है और उसके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन चुकी है बैक्टीरिया के साथ में बच्चों, अगर आप उसको उखाड़ के देखोगे तो उसकी रूट्स में आपको जो है आउट ग्रोथ दिखाई देंगी, छोटी छोटी आउट्स ग्रोथ। वो क्यों होंगी बच्चों, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया एंटर कर गया उसके अंदर, रूट्स के अंदर, और इसलिए वो वहाँ पे नोड्यूल्स बन चुके हैं, इसलिए आपको जो स्मॉल आउट ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो उन स्मॉल आउट ग्रोथ को बच्चों हम बोलते हैं, हम नोड्यूल्स बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स। माइक्रोब, ठीक है, माइक्रोब कौन सा, राइजोबियम जैसे ही। ठीक है, अब क्या फ्रैंकी की बात हो रही है। फ्रैंकिया आल्सो प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स इन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस। फ्रैंकिया आपको पता है किसमें बनाता है बच्चों, रूट नोड्यूल्स बनाएगा, बट किस में, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि एलनस के अंदर। एग्जाम्पल हो गया एलनस के अंदर। ठीक है, तो फ्रैंकिया एग्जाम्पल है, एलनस या कोसेरेना दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो। बोथ राइजोबियम फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सोइल, दोनों कैसे हैं बच्चों, फ्री लिविंग होते हैं। फ्रैंकिया भी फ्री लिविंग होता है और राइजोबियम भी। बट एज सिम्बायंट्स, जैसे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, तो कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकते हैं। कब, जब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होंगे तभी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे प्लांट के लिए। अपरूट एनी वन प्लांट ऑफ कॉमन पल्स जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, अगर फ्लावरिंग से पहले अगर आप अपरूट करोगे, निकालोगे ज़मीन से, तो यू विल सी, आप क्या देखोगे, यू विल सी नियर स्फेरिकल आउटग्रोथ ऑन द रूट, और रूट्स पे आपको स्फेरिकल आउटग्रोथ जो है दिखाई देंगी आपको। ठीक है, दीज आर नोड्यूल्स, इनको हम बोलते हैं बच्चों नोड्यूल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स। If you cut through them you will notice that the central portion is red or pink। अगर उनको कट करोगे तो आपको सेंट्रल पोर्शन रेड या पिंक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बच्चों, रेड या पिंक दिखाई देगा। अब यही क्वेश्चन पूछा, रेड या पिंक क्यों दिखाई देता है। ठीक है, व्हाट मेक्स द नोड्यूल पिंक, यहाँ पे पिंक क्यों दिखाई देता है बच्चों, ये एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है, किसकी वजह से, किस पिगमेंट की वजह से ये यहाँ पे पिंक या रेड दिखाई देता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके वजह से होता है बच्चों, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन और लैग हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेग्यूमिनस और लैग, इन शॉर्ट इसको लैग बोल देते हैं, हीमोग्लोबिन लैग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, फिर लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे इन शॉर्ट लैग लिखा LEG, उसके जगह पे लेग्यूमिनस ना लिख के। ठीक है, तो कभी कभी लेग्यूमिनस पूरा लिख दिया तो वो भी सही है, और अगर इन शॉर्ट LEG उसके लिए यूज कर दिया तो वो भी सही है। तो हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से, इस पिगमेंट की वजह से ही यहाँ पे रेड या पिंक दिखाई देता है। तो ये आपको पता लगेगा कि यहाँ पे एक तरह का पिगमेंट मिलता है। इस पिगमेंट के बारे में बाकी डिटेल स्टडी हम थोड़ी आगे करेंगे। ठीक है, अभी ये आंसर यहाँ तक ही रहने देते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। नाउ नोड्यूल फॉर्मेशन। अब देखो नोड्यूल फॉर्मेशन जो होता है वो राइजोबिया जो है कैसे एंटर करता है सोयल से प्लांट की बॉडी के अंदर। जो लेग्यूम वहाँ पे ग्रो कर रही है, पल्स जो ग्रो कर रही है, वहाँ पे दाल जो ग्रो कर रही है, उसके अंदर कैसे एंट्री होती है, कैसे नोड्यूल बनता है, ये आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर साथ में। तो आज हम समझेंगे कि नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है। नाउ
नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स ए सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शंस। यहाँ पे क्या है, एक सीक्वेंस होता है जिसमें मल्टीपल इंटरेक्शन होती है, किसके बीच में, बैक्टीरियम जो है राइजोबियम एंड रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट के बीच में वहाँ पे इंटरेक्शन होती है। एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट चलता है जिसके बाद में जो है बैक्टीरियम जो कि राइजोबियम है हमारा, वो रूट्स के अंदर एंटर करेगा प्लांट्स की। तो यहाँ पे हम पल्सेस पढ़ रहे हैं, लेग्यूमिनस प्लांट पढ़ रहे हैं, दाल पढ़ रहे हैं कि दाल में राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे एंटर करता है, यही हमारे सिलेबस में गिवन है, यही हमें पढ़ना है बच्चों नोड्यूल फॉर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, एक साथ नहीं होता, यहाँ पे तो कुछ मल्टीपल स्टेप्स में होगी ये प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, प्रिंसिपल स्टेजेस इन द नोड्यूल फॉर्मेशन, जो प्रिंसिपल मेन स्टेजेस हैं आर समराइज्ड एज फॉलोज, और वो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे दिखाई गई हैं। ठीक है, कैसे दिखाई गई हैं पहले उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, राइजोबिया मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज द सराउंडिंग्स ऑफ रूट एंड गेट अटैच्ड। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, जो राइजोबिया मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर बढ़ाएंगे अपना सोयल में। ठीक है, नंबर बढ़ाने के बाद कॉलोनी वहाँ की जो होगी ना, कॉलोनी जैसे बन जाती है वैसे कॉलोनी बना लेंगे, कहाँ पे, सराउंडिंग रूट के आसपास। एंड गेट अटैच टू द एपिडर्मल रूट हेयर सेल, और ये एपिडर्मल रूट हेयर सेल के आसपास जो है अटैच हो जाएंगे। मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉलोनी बनाएंगे अपनी, कॉलोनाइज करेंगे सराउंडिंग्स और रूट हेयर के आसपास, और फिर उसके जो है रूट हेयर के आसपास जो एपिडर्मल जो रूट हेयर सेल्स हैं उसके साथ ये अटैच हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, फर्स्ट स्टेप यही रहेगा बच्चों। सेकंड स्टेप क्या होगा, रूट हेयर कर्ल करेगा, उसमें थोड़ा सा बैंड आएगा, एंड द बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर, और वो रूट हेयर के अंदर जाएंगे। वो क्या करेंगे, रूट हेयर के अंदर जाएंगे। तो बच्चों वो रूट हेयर के अंदर चले जाते हैं, तो रूट कर्ल सेकेंड स्टेप होता है जो रूट कर्ल होती है। तो इसके बारे में बच्चों ऑलरेडी डायग्राम के द्वारा हम समझ लेते हैं। पहले जितनी भी बातें यहाँ लिखी हुई हैं फिगर 12.4 में बताई गई हैं, पहले हम उसको समझते हैं, फिर ये समझना हमारे लिए पढ़ लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो फिगर 12.4 है इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। इस फिगर 12.4 के बारे में ये नोडल फॉर्मेशन को दिखाता है। कैसे होता है बच्चों, सबसे पहले डायग्राम ये वाला देखो, यहाँ पे क्या बताया कि हमने जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं बैक्टीरिया, ये वाले, ये सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद में बच्चों क्या होगा कि इनका नंबर बढ़ेगा, कॉलोनी बन जाएगी, कॉलोनी जो होगी वो इसके रूट हेयर को सराउंड करेगी, और इसके एपिडर्मल सेल के साथ में ये अटैच हो जाएंगे। कैसे अटैच होंगे बच्चों, ये क्यों आते हैं यहाँ पे, सबसे पहला आंसर यहाँ पे क्यों आते हैं कि भाई यही वाले बैक्टीरिया आ रहे हैं। अब इसका आंसर देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ केमिकल्स की वजह से होता है। रूट हेयर जो है फ्लेवोनॉइड्स, कुछ केमिकल जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, क्या है, फ्लेवोनॉइड्स, ये सिक्रीट करते हैं। फ्लेवोनॉइड्स सिक्रीट होंगे बच्चों तो बैक्टीरिया अट्रैक्ट होंगे, कौन से वाले, इसको चाहिए, कौन सी चाहिए, इसको राइजोबियम चाहिए। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होगा बच्चों, जैसे फ्लेवोनॉइड्स वहाँ पे सिक्रीट करेगा पल्स प्लांट, तो जो बैक्टीरिया है वो उसके पास में वहाँ पे अट्रैक्ट होकर के आ जाएगा, उसके पास में अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि केमिकल अट्रैक्शन की वजह से, केमिकल सिक्रीट किया उसने उसको बुलाने के लिए, तो फ्लेवोनॉइड्स सिक्रीट किए जाते हैं और जो राइजोबियम बैक्टीरिया बच्चों उसके पास में आ जाता है। फिर ये क्या करता है बच्चों, फिर वहाँ पे आने के बाद में ये अपना नंबर बढ़ा लेता है, कॉलोनी बना लेगा, फिर ये अटैच करना शुरू कर देगा। कैसे अटैच करेगा, रिक एडेसिन प्रोटीन, क्या नाम है बच्चों, रिक एडेसिन प्रोटीन, क्या नाम है, रिक एडेसिन प्रोटीन। ये एक एडेसिव प्रोटीन है जो उसकी अटैचमेंट में एपिडर्मल सेल जो होती है रूट की, उसके साथ में अटैचमेंट करने में हेल्प करता है। तो इसका फंक्शन यही होता है, रिक एडेसिन का फंक्शन क्या है कि ये प्लांट बैक्टीरियम अटैचमेंट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, प्लांट की बैक्टीरिया की जो अटैचमेंट है उसमें हेल्प करता है, मतलब बैक्टीरिया को प्लांट के साथ अटैच करवाने में हेल्प करता है। कौन करता है बच्चों, रिक एडेसिन। पहले फ्लेवोनॉइड सिक्रीट हुए जिससे अट्रैक्ट हुए बैक्टीरिया, फिर उसके बाद में उन्होंने वो मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलोनी बनाएंगे, और फिर वहाँ पे अटैच हो जाएंगे उसके साथ में यहाँ पे रिक एडेसिन प्रोटीन की हेल्प से। तो यहाँ प्लांट बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प कर रहा है। नहीं तो बच्चों अनवांटेड बैक्टीरिया भी तो आ सकते हैं, तो वो स्पेशल केमिकल उसने सिक्रेट किया, फिर वहाँ पे राइजोबियम वाले बैक्टीरिया आएंगे, वही वहाँ पे अटैच होंगे, तो इसके लिए रिक एडेसिन प्रोटीन उसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान करवाने में हेल्प किया। तो यहाँ प्लांट बैक्टीरिया रिलेशनशिप या अटैचमेंट जो हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होगी तो दूसरे बैक्टीरिया जाएंगे तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन हुआ। कैसा हुआ बच्चों, कीमोटैक्टिक, केमिकल की वजह से। कैसा हुआ, कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक, केमिकल की वजह से मूवमेंट हुआ, यहाँ पे बैक्टीरिया आए जो कि रिक्वायर्ड थे वही वाले आए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये होता है बच्चों, यहाँ फर्स्ट स्टेप में गिवन भी है। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया, फर्स्ट स्टेप क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्ट्रैक्ट ए ससेप्टिबल रूट हेयर एंड डिवाइड नियर,
ठीक है। सुसेप्टिबल मतलब जिसको अभी ज़रूरत है बैक्टीरिया को जो है अंदर ले जाने की, वो सुसेप्टिबल है और वो डिवाइड करते हैं, उसके आसपास जो है वो डिवाइजन करेंगे वहाँ पे और उसका नंबर बढ़ेगा। फर्स्ट स्टेप यही होता है बच्चों, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, कर्ल बनता है। कर्ल बनता है मतलब रूट हेयर कर्ल करेगा, उसके आसपास जो है बच्चों देखो यहाँ पे बैक्टीरिया का नंबर जो है बहुत बढ़ गया है इसके टिप के पास में, जो रूट हेयर की टिप है उसके आसपास, तो वहाँ पे वो इतना ज़्यादा वहाँ पे नंबर हो गया है, अब दूसरे बैक्टीरिया तो वहाँ पे वैसे भी नहीं आ सकते, तो उससे बचाने के लिए ही यहाँ पे जो है कर्ल करेगा, ताकि टिप के अंदर जो है केवल जो रिक्वायर्ड बैक्टीरिया है, जो राइजोबियम है, वही एंटर कर पाए, दूसरा एंटर ना करे। उसके लिए कर्लिंग क्यों होता है बच्चों, कर्लिंग इसलिए होता है, यहाँ पे नोड फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, नोड फैक्टर, जो कि बैक्टीरिया रिलीज करेगा। कौन करेगा, बैक्टीरिया। अगर यहाँ पे राइजोबियम है तो राइजोबियम रिलीज करेगा। ये बच्चों बैक्टीरिया के नोड फैक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि बैक्टीरिया जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यहाँ पे हमारा बैक्टीरियम राइजोबियम है तो राइजोबियम यहाँ पे रिलीज कर रहा होगा। नोड जीन, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, नोड जीन होती है बैक्टीरिया के पास में, क्या होती है, नोड जीन। इस नोड जीन में दो तरह की नोड जीन होती है, एक तो कॉमन नोड जीन, ठीक है, तो सब में मिलती है, और एक होस्ट स्पेसिफिक, जो होस्ट को आइडेंटिफाई करने में, कि मतलब ऐसे होस्ट स्पेसिफिक वाली अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग प्लांट के लिए, ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर। तो कॉमन वाली अगर वो यहाँ पे रिलीज करेगा कॉमन नोड जीन, तो उससे एक यहाँ पे एक एंजाइम बनेगा बच्चों, क्या होगा, एक एंजाइम बनेगा एक्सप्रेशन होने के बाद में, और फिर ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है किसके बनने के लिए, नोडुलेशन फैक्टर या नोड फैक्टर। किसके लिए बच्चों, नोडुलेशन फैक्टर या नोड फैक्टर। और इसका फंक्शन क्या है, जब नोडुलेशन फैक्टर रिलीज करेगा, नोड फैक्टर रिलीज करेगा, तो ये रूट हेयर कर्लिंग क्या करेगा बच्चों, रूट हेयर की कर्लिंग को यहाँ प्रमोट करेगा, तो रूट हेयर कर्ल होना शुरू हो जाएगा सेकंड स्टेप में। किसके वजह से, नोड फैक्टर जो कि बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। और ट्रिगर प्लांट सेल डिवीजन, ये प्लांट सेल डिवीजन को ट्रिगर करेगा, साथ में जो कॉर्टेक्स की सेल है उसमें डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका नंबर बढ़ाना है। अब बैक्टीरिया वहाँ पे आएंगे तो और ज़्यादा कॉर्टेक्स सेल की जरूरत पड़ेगी, तो कॉर्टेक्स सेल का नंबर बढ़ेगा, तो वहाँ पे बैक्टीरिया अंदर जो है सर्वाइव कर पाएंगे प्लांट के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे एक तो रूट हेयर कर्लिंग शुरू हो जाता है नोड फैक्टर के रिलीज होने से, बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किया जाता है नोड फैक्टर, और साथ में क्या होता है कि यहाँ पे सेल डिवीजन होता है कॉर्टेक्स सेल का, वो स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे वो एक सिग्नल भेजता है माइटोजेनिक, मतलब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए कॉर्टेक्स सेल का, ये सिग्नल भेजा जाता है। तो बच्चों नोड फैक्टर बैक्टीरिया रिलीज करता है। तो जब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सेकंड स्टेप में क्या होगा, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। कर्लिंग होगा तो वहाँ बैक्टीरिया की वजह से ही होगा, नोड फैक्टर जो रिलीज किया उसकी वजह से होगा, और यहाँ पे साथ में क्या होगा, कॉर्टेक्स की सेल का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो कर्ल हो जाएगा इसको बोलेंगे हुक फॉर्मेशन। क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे एक हुक बन गया है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको हुक जो होता है ना, वैसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हुक फॉर्मेशन हो गया है। सेकंड स्टेप ये है बच्चों कि कर्लिंग ऑफ रूट हेयर होता है, और जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो उसको सराउंड कर लेते हैं और इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप में लिखा है सक्सेसफुल इन्फेक्शन, सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर काजेज इट टू कर्ल, और इसको कर्ल करने पे मजबूर कर देता है, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में देखो बच्चों, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन थ्रेड बनेगी। क्या बनेगी यहाँ पे बच्चों, इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड क्या होती है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बच्चों रूट हेयर के एपिडर्मिस की, उसी का इनफोल्ड बनती है। क्या होती है, इनफोल्डेड ट्यूबुलर। कैसी होगी बच्चों, इनफोल्ड मतलब अंदर की तरफ फोल्ड करेगी वो, ट्यूबुलर ट्यूब की फॉर्म में, जैसे कि ट्यूब बनती दिखाई दे रही है बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे ट्यूब बन रही हो, ठीक है, ट्यूब बन रही है, ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इन्फेक्शन थ्रेड क्या होती है, जो ये मेम्ब्रेन होते हैं एपिडर्मल सेल की, जो रूट हेयर है उसके एपिडर्मल सेल है, उसी इनफोल्ड होती है, इनफोल्ड होने के बाद ट्यूब बनाती है, और बैक्टीरिया को अंदर ले जाने के लिए वो फर्दर जो है ग्रोथ करती रहती है, इन ग्रोथ होती है उसकी, ठीक है। तो ये इनफोल्ड होती है और ये अंदर की तरफ जाती रहती है प्लांट बॉडी के अंदर एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स की तरफ। और बच्चे ये ऐसा क्यों करती है, क्योंकि जो बैक्टीरियम या बैक्टीरिया जो राइजोबियम है वो जो एंटर कर रहा है तो किसी और के कांटेक्ट में ना आए, किसी और के वहाँ पे जो सेल्स है उनके कांटेक्ट में ना आए, उसको जहाँ जाना है वहाँ तक वो उसको छोड़ करके आएगी। और उसको कॉर्टेक्स तक जाना है बच्चों, तो वो जो इनफोल्डेड मेम्ब्रेन है, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है, इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो कॉर्टेक्स तक एक्सटेंड करेगी और उसको वहाँ से जहाँ से एंट्री किया उसने वहाँ से लेकर के उसके अंदर जाएगी। अब बच्चों देखो यहाँ पे जब ये एंट्री करेगा ना, एंट्री करने से पहले क्या सेल वॉल डिजोल्व होगी। क्या होगा बच्चों, सेल वॉल, वहाँ पे सेल वॉल का मटेरियल डिजोल्व किया जाएगा, तभी एंट्री वहाँ पे बैक्टीरिया की स्टार्ट होगी। मतलब बिना डिजोल्विंग सेल वॉल जो है हम उसकी एंट्री स्टार्ट नहीं करवा सकते बच्चों। यहाँ पे जो इन्फेक्शन थ्रेड बनेगी उससे पहले सेल वॉल का मटेरियल डाइजेस्ट होगा,
उसके बाद में वहाँ पे एक रास्ता बनेगा और उस रास्ते की हेल्प से वो अंदर एंट्री होना शुरू होगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, तभी सेलुलर मटेरियल डिग्रेड होगा। और साथ में यहाँ पे इसको बचाने के लिए आसपास इतने बैक्टीरिया होंगे राइजोबियम वाले कि दूसरा बैक्टीरिया वहाँ पे कोई भी चांस नहीं कि प्रेजेंट हो, तो ताकि दूसरा एंटर कर गया तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। उससे बचाने के लिए यहाँ पे मैकेनिज्म भी है कि इतने सारी कॉलोनी बन जाती है, दूसरा एंटर नहीं कर पाता और इन्फेक्शन थ्रेड फिर अंदर जाएगी और उसको अंदर तक कॉर्टेक्स तक लेकर के जाएगी। तो यहाँ पे इन्फेक्शन थ्रेड क्या होती है, इनफोल्डेड ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होती है बच्चों, जो कि एक्सटेंशन करती है कॉर्टेक्स तक। और कॉर्टेक्स में आपको पता है कि जो कॉर्टिकल सेल है उनका डिवीजन शुरू हो चुका है सॉरी, डिवीजन शुरू हो गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि जैसे डिवीजन स्टार्ट हो गया है तो उनका नंबर बढ़ेगा। अब उनको पता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया को जो है वहाँ पे रखना है अंदर प्लांट बॉडी में, तो इसलिए वहाँ पे ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू हो गया क्योंकि नोड फैक्टर की वजह से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। तो थर्ड स्टेप में इन्फेक्शन थ्रेड बनती है और वो अंदर जो है ग्रोथ करती है। थर्ड स्टेप में देखो, इन्फेक्टेड थ्रेड कैरीज द बैक्टीरिया। जो इन्फेक्टेड थ्रेड है वो बैक्टीरिया को ले जा रही है टू द इनर कॉर्टेक्स। कहाँ तक ले जा रही है बच्चों, कॉर्टेक्स तक अंदर जो है। द बैक्टीरिया गेट मॉडिफाइड इनटू रॉड शेप्ड, और बैक्टीरिया जो होंगे बच्चों वो मॉडिफाई हो गए रॉड शेप्ड में, ठीक है, बैक्टीरियोइड्स। किसमें, बैक्टीरियोइड्स। पहले तो उसको बैक्टीरिया बोल रहे थे, अब वो प्लांट बॉडी का पार्ट बन गए, अंदर आ गया, उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, बैक्टीरियोइड्स। बैक्टीरियोइड्स कब बोलेंगे, जब प्लांट बॉडी का पार्ट बनेंगे। एंड कॉज इनर कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल्स टू डिवाइड, और वो क्या करेंगे बच्चों, जो इनर कॉर्टेक्स की सेल हैं और पेरिसाइकिल की सेल्स हैं उनको डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने के लिए नोड फैक्टर उनके पास में उसको दे देंगे और नोड फैक्टर जो माइटोजेनिक सिग्नल भेजेगा और फिर वो डिवीजन होगा, नंबर बढ़ेगा, फिर बैक्टीरिया को अंदर वो वहाँ पे रख लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों क्या होगा, कॉर्टिकल सेल्स और पेरिसाइकिल सेल्स डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकिल सेल लीड टू नोड्यूल फॉर्मेशन, और इसी कारण वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सेल्स का नंबर बढ़ेगा कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, और वहाँ पे बैक्टीरिया एंटर करेंगे। तो जो वहाँ पे आउट ग्रोथ जो हमें दिखाई दे रही, क्यों दिखाई दे रही बच्चों, अंदर सेल्स का नंबर बढ़ गया है और उसमें बैक्टीरिया चले गए हैं और बैक्टीरियोइड्स कहला रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं बच्चों, बैक्टीरियोइड। अब उनको बैक्टीरिया नहीं बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे बच्चों, बैक्टीरियोइड। क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोइड। तो अब उनको बैक्टीरियोइड बोलेंगे, इस वजह से हमें आउट ग्रोथ दिखाई दे रही है। आउट ग्रोथ के जो है इनर जो कॉर्टेक्स सेल हैं और पेरिसाइकिल की सेल है उसमें बैक्टीरिया चले गए हैं, बैक्टीरियोइड हो गए हैं वो, और वहाँ पे उनका नंबर बढ़ने की वजह से हमें आउट ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब वो काम करेंगे कि प्लांट की नाइट्रोजन फिक्स करने का काम शुरू कर देंगे और जो है प्लांट की एनर्जी लेंगे, इसलिए उनका रिलेशनशिप सिम्बायोटिक है, ठीक है। फिर क्या होगा, फोर्थ डी क्या दिखा रहा है, मैच्योर नोड्यूल। ये वाला देखो, ये मैच्योर नोड्यूल। ए मैच्योर नोड्यूल इज कंप्लीट विद द वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है, कॉन्टिन्यूस विद द दोज दैट ऑफ द रूट। किसके साथ में, रूट के साथ। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, मैच्योर नोड्यूल बनेगा और उसके वेस्कुलर टिश्यू कनेक्शन बना लेगा। वो क्या होगा, बैक्टीरिया जो होगा वेस्कुलर टिश्यू के साथ कनेक्शन, क्योंकि उसके वेस्कुलर टिश्यू से उसे मटेरियल चाहिए और उसको जो देना है वो वेस्कुलर टिश्यू को देना है। तो वहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्स करके देगा वो जाइलम को देगा, तो वेस्कुलर टिश्यू से कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसकी। दूसरा, उससे जो फूड लेना है वो प्लांट से, तो वो फ्लेम से लेगा। तो इसलिए जो होता है बच्चों, बैक्टीरिया होता है वो वेस्कुलर टिश्यू से कनेक्शन बना लेता है प्लांट की, और उसे जो मटेरियल नाइट्रोजन देना है जाइलम को दे देता है और जो उसे लेना होता है फूड वो फ्लेम से ले लेता है। तो इसलिए वहाँ पे मैच्योर जो है ऑर्गन जो बन गया है अब वो उसके साथ में वेस्कुलर कनेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैच्योर नोड्यूल बच्चों दिखाया है। साथ में देखो यहाँ पे जब यहाँ पे बच्चों इनर कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल सेल डिवीजन हो रही थी तो वहाँ पे उनका डी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि ऑलरेडी मैच्योर हो गई है। अगर सेल मैच्योर हो जाए बच्चों, मेरिस्टेमेटिक से अगर मैच्योर हो जाए तो डिफरेंशिएशन, मेरिस्टेमेटिक से जो है मैच्योर हो जाए तो डिफरेंशिएशन, फिर वापस से मेरिस्टेमेटिक बन जाए तो वापस से मेरिस्टेमेटिक बन जाए। कि कॉर्टेक्स सेल एक बार तो क्या डिफरेंशिएशन में जाकर मैच्योर हो गई थी, काम कर रही थी, मगर वापस से जब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरत पड़ी तो उसने क्या किया, बैक्टीरिया को लिया। बैक्टीरिया के लिए उसने फिर से डिवीजन शुरू करना पड़ा उसको। तो उसको बोलेंगे बच्चों हम दोबारा से सेल कैसी बन गई, मेरिस्टेमेटिक, और फिर से मैच्योर होंगी तो उसे बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन होने प्रोसेस, ठीक है। तो री डिफरेंशिएशन होगा उसके बाद में, मगर पहले क्या आएगा, डी डिफरेंशिएशन। क्या आएगा, डी मतलब जब वो मैच्योर सेल से डिवीजन कर रही होंगी तो क्या आएगा बच्चों, डी डिफरेंशिएशन। क्या आएगा, डी डिफरेंशिएशन, और वापस से फिर क्या करेंगे, री डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पहले क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा और फिर वो डिफरेंशिएशन को छोड़ देंगी तो वापस से मेरिस्टेमेटिक बनेंगे, उसे बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। इसके लिए क्या है बच्चों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आते हैं। क्या आते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे कि ऑक्सीजन और साइटोकिनिन की जरूरत पड़ती है क्योंकि सेल को डिवाइड करना है, उसने डिफरेंशिएशन छोड़ दिया है, डी डिफरेंशिएशन हो गया है, तो उसके लिए डिवीजन करना है, उसको मेरिस्टेमेटिक बनना है, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कौन देगा बच्चों, जो प्लांट है उसकी होस्ट रूट, ठीक है, जो होस्ट प्लांट है उसकी रूट से मिलेगा उसे ऑक्सीजन। और जो साइटोकिनिन है वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे। साइटोकिनिन जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, ये आपने
नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे बच्चों ऑक्सीजन और साइटोकिनिन के बारे में। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये ऑक्सीजन जो होता है ये होस्ट रूट देती है, साइटोकिनिन जो होता है जो बच्चों वो बैक्टीरिया रिलीज करता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने के कारण यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, कोर्टेक्स, और यहाँ पे पेरिसाइकिल की सेल्स डिवाइड करती हैं जिसकी वजह से नंबर बढ़ता है और फिर वहाँ पे बैक्टीरिया उसमें चले जाते हैं। तो बच्चों ये बात याद रखना है, यहाँ पे जो पीजीआर कौन रिलीज करता है, ऑक्सीजन होस्ट प्लांट की रूट रिलीज करती हैं राइजोबियम के केस में, और जो है साइटोकिनिन बैक्टीरिया रिलीज करता है। ये पॉइंट आपको डी डिफरेंस के रेफरेंस में याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे मैच्योर जो नोड्यूल है इसके अंदर सेल कैसी दिखाई देगी। मैंने एक सेल बना के दिखाई आपको, प्लांट सेल, हमें जूम करेंगे ऐसी प्लांट सेल दिख रही होगी, ठीक है। अब मैंने इस प्लांट सेल का मैंने जो है सेल वॉल बना दिया है, और बाकी सब सेल में वो सब होगा, मैंने वो सब फोकस नहीं किया है, ऑलरेडी आपको पता है वो सब होगा, ऑर्गेनल्स भी होंगे। हमें यहाँ पे बैक्टीरिया दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, देखो बैक्टीरियोइड दिखाया बच्चों। बैक्टीरियोइड क्यों? क्योंकि ये रॉड शेप्ड, देखो रॉड शेप दिखाई दे रहे हैं आपको अंदर, रॉड शेप्ड जो है ये बैक्टीरिया है, इनको बोलेंगे बैक्टीरियोइड। इनके ऊपर जो है ब्लू कलर मेम्ब्रेन दिख रही है बच्चों आपको, ब्लू कलर मेम्ब्रेन जो तीन को सराउंड करती है बैक्टीरियोइड्स को बोलते हैं पेरी बैक्टीरियोइडल मेम्ब्रेन। उसका नाम क्या होता है? पेरी बैक्टीरियोइडल मेम्ब्रेन। क्या होता है बच्चों उसका नाम? पेरी बैक्टीरियोइडल मेम्ब्रेन। तो उस मेम्ब्रेन का नाम बोलेंगे पेरी बैक्टीरियोइडल मेम्ब्रेन, जो कि बैक्टीरियोइड को सराउंड करेगी। और इसके ऊपर होती है बच्चों कहीं साइटोसोल में एक लेग हीमोग्लोबिन। क्या होता है? लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। क्या होता है बच्चों? लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। क्या होता है? लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। ये काम क्या करता है बच्चों? ये नाइट्रोजिनस को ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से बचाता है। ये क्या करता है? नाइट्रोजिनस एंजाइम जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है, रिड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, उसको ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से बचाया, क्योंकि नाइट्रोजिनस एंजाइम सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर ये इनहिबिशन हो जाता है इसका। इसलिए यहाँ पे बच्चों इसको बचाने के लिए लेग हीमोग्लोबिन है। क्या है? लेग हीमोग्लोबिन या लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन है। तो ये यहाँ पे साइटोसोल में कहीं प्रेजेंट होगा, और ये इसके अंदर जो है पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होगा, जहाँ पे ये मेम्ब्रेन है उसके अंदर तो बैक्टीरियोइड होंगे, उसके बाहर साइड कहीं पे भी आपको साइटोसोल में लेग हीमोग्लोबिन मिलेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ही लो होगी क्योंकि यहाँ पे लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन आ गया है। बच्चों ये जो पिगमेंट होता है इसके बारे में हम जो है देख लेते हैं। अब इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है हमें लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन के बारे में। तो यहाँ पे लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन पिंक या रेड इन कलर होता है, पिंक या रेड इन कलर होता है, ठीक है। ये आप पता लग गया था पिछली बार भी जब हमने जस्ट अभी बात की थी इसके बारे में। तो यहाँ पे ग्लोबिन पार्ट है और एक हीम पार्ट है, यहाँ पे दो पार्ट है। ग्लोबिन पार्ट कौन बनाएगा बच्चों? होस्ट प्लांट बनाता है, और हीम पार्ट बैक्टीरिया बनाता है इसका। तो ग्लोबिन पार्ट बच्चों इसका प्लांट बनाएगा, जो होस्ट प्लांट होगा वो बनाएगा, और हीम पार्ट जो है बच्चों वो बैक्टीरिया बनाएगा। अगर राइजोबियम है तो राइजोबियम बनाएगा, यहाँ पे कोई दूसरा होगा फ्रेंकिया तो फ्रेंकिया बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे ग्लोबिन पार्ट जो है प्लांट बनाता है, होस्ट प्लांट, और हीम पार्ट जो है बैक्टीरिया बनाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हीम एच पहले आता है, तो आप याद रखो, ठीक है। हीम पार्ट, हीमोग्लोबिन, हीम पहले आ गया तो बैक्टीरिया बनाएगा इसको, ग्लोबिन पार्ट पीछे आता है तो उसको होस्ट प्लांट बनाता है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो बच्चों इसके बारे में जब यहाँ पे आपको पता लग गया कि मैच्योर नोड्यूल बनेगा तो उसके कारण यहाँ पे क्या होगा, आपको आउटग्रोथ दिखाई देगी। तो ये प्रोसेस होती है कैसे नोड्यूल बनता है। अब NCERT में देखते हैं इसके बारे में और क्या लिखा है बच्चों। ये सारी बातें आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गई होंगी फाइनली कि नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि राइजोबिया मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज द सराउंडिंग ऑफ द रूट्स एंड गेट अटैच्ड टू एपिडर्मल रूट हेयर सेल। ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में रूट हेयर्स कर्ल होते हैं, बैक्टीरिया इन्वेड करते हैं रूट हेयर में। देखो नेक्स्ट इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस कैरिंग द बैक्टीरिया। ये थर्ड स्टेप होता है। आपको पता है इन्फेक्शन थ्रेड क्यों बनती है वहाँ पे? क्योंकि इन जो मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्ड होती है, और वहाँ पे ट्यूबुलर फॉर्म में वो एक्सटेंड करते हुए इनग्रोथ करते हुए चली जाती है, और कहाँ तक? कोर्टेक्स और पेरिसाइकिल तक। The cortex of the root where they initiate the nodule formation in the cortex, और वो नोडुल फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं, कोर्टेक्स सेल्स को डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, उसमें बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं और बैक्टीरियोइड बन जाते हैं, रॉड शेप्ड हो जाते हैं, ठीक है। cortex of the root. Then the bacteria released from the thread into the cells, और cells में बैक्टीरिया को रिलीज कर दिया जाता है, which leads to the differentiation of the specialized nitrogen fixation. और अब जो cortical cell जिनमें बैक्टीरिया चला गया बच्चों, अब वो बाकी और काम नहीं करेंगे, उनका मेन जो काम होगा अब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होगा। वो प्लांट को वो सेल्स जिनमें बैक्टीरिया है, जिनमें बैक्टीरियोइड है कहीं, तो वो कॉर्टिकल सेल बच्चों नाइट्रोजन फिक्स करके देंगी प्लांट को। क्या करेंगी? नाइट्रोजन के लिए जितना भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा सोइल में वो प्लांट को अब प्रोवाइड करेंगी। उनका मेन काम होगा कि प्लांट के लिए नाइट्रोजन अवेलेबल कराना, ठीक है, और साथ में वो वहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसको न्यूट्रिशन देना। तो यहाँ पे मेन काम प्लांट के रेफरेंस में देखेंगे तो वहाँ पे उनसे ऐसा काम होगा बच्चों, नाइट्रोजन को फिक्स करना, ठीक है। द नोड्यूल
thus formed establishes a direct vascular connection with the host plant। और जो वहाँ पे नोडुल बनेगा बच्चों, ठीक है, उसमें जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली वेस्कुलर कनेक्शन बना लेंगे, उसके साथ में सेल्स होंगी वेस्कुलर कनेक्शन बना लेंगी प्लांट बॉडी के साथ में जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और वहाँ पे एक्सचेंज होगा न्यूट्रिएंट्स कैसे, नाइट्रोजन है वो तो वाइजाइलम में चला जाएगा और जो वहाँ पे फूड होगा फ्लोएम से वो वहाँ पे बैक्टीरिया रख लेंगे। दिस इवेंट्स आर डिपिक्टेड इन फिगर 12.4। हमने बच्चों ऑलरेडी समझ गया डिटेल में, जितने भी इसके बारे में बातें हमें पता होनी चाहिए थी। नाउ देखो, द नोड्यूल कंटेन्स ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट सच एज, यहाँ पे सारे बायोकेमिकल कंपोनेंट होते हैं जैसे कि एंजाइम नाइट्रोजिनेज, क्या है एंजाइम नाइट्रोजिनेज लैग हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में हमें पता है ऑलरेडी कि एक एंजाइम होना ही चाहिए और साथ में लैग हीमोग्लोबिन जो मैच्योर नोड्यूल था उसके अंदर देख लिया कि वहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट बचाता है नाइट्रोजिनेज, क्योंकि नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन से सेंसिटिव है, इनिबिशन हो जाता है, तो इसलिए उसको बचाने के लिए वहाँ पे बच्चों क्या है लैग हीमोग्लोबिन है। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज ए मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन कैटलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। और ये कन्वर्ट करता है बच्चों, ये मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन बोलते हैं और ये N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। इसको बच्चों हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं। हम नाइट्रोजिनस के बारे में जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे और फिर वहाँ पे नाइट्रोजिनस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों हम इसे मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन बोल रहे हैं, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किन किन से ये बना है। तो डिटेल में वहाँ पढ़ाऊँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे इतना ही समझ लो कि यहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए NH3 की फॉर्म में यहाँ पे नाइट्रोजन एंजाइम का काम आता है और इसको मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या होता है, वो अमोनिया होता है बच्चों। क्या होता है अमोनिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है डेफिनेटली। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, अमोनिया। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपको बताना है अमोनिया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की बात होगी तो बच्चों क्या बताओगे आप, अमोनिया। इस वीडियो में हम यहाँ तक बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करेंगे, डिटेल में हम स्टडी करेंगे कौन सी रिएक्शन होती है और एंजाइम नाइट्रोजिनेज के बारे में भी अगर जो पता करना हमें उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम देखेंगे आगे इसका जो है कैसे ये असिमुलेशन होता है। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करो अगर समझ में आ गया, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो भी आपके आंसर थे, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो भी आप बता सकते हो साथ में लिख करके, और आपके कोई और भी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।